अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और पाकिस्तान की सियासत हो, मईशत, अमन व अमान या सिक्योरिटी के मामलात हों, खैबर पख्तूनख्वा पे बात किए बगैर बात आगे बढ़ती नहीं है। और आजकल भी पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा को ख़ास तौर के ऊपर, चाहे वो सियासी नैरेटिव हो, सिक्योरिटी के मामलात हों या दीगर माशी मामलात हों, वहाँ पे KP को ज़रूर ज़िक्र किया जाता है, बल्कि काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ तर्ज हुक्मरानी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अमन व अमान के मसाइल भी हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी भी बढ़ रही है। तो इसी हवाले से हमने सोचा ज़रा खैबर पख्तूनख्वा का जो तर्ज हुक्मरानी और बिलखसूस माशी सतह के ऊपर जो मामलात हैं और फिर उसके नतीजे में जो वहाँ पे मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर हम बातचीत करें। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर के मुशीर बराए ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और पहला सबसे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, ज़रा हमें एक ओवरव्यू दे दें KP की माशी सूरत हाल का। और आपका कुछ मामलात तो हैं कि जो वफाक के साथ एक नेट हाइडल का है, फिर आपको वफाक के साथ जो है कि जो डिविजल पूल है उसमें से कुछ चीज़ें मिलती हैं, और फिर ग्रांट के मामलात हैं जो ज़म अज़ला हैं कि बजट पे आपने जो कुछ रखा उसमें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके 1645 कुल बजट था और उसमें से आपने तरक्याती जो 413 अरब रखे थे। तो हम ज़रा पहले तरक्याती फ़ंड से बात शुरू कर देते हैं कि आपकी गवर्नेंस या इन अखराजात कितने कर चुके हैं आप, 5 महीनों में कितने रिलीज़ हो चुके हैं, कितनी बेहतरी हो रही है। और फिर हम आ जाएंगे ज़रा वफाक की तरफ से आपको जो मिलना था, हदफ थे, वो पूरा मिला नहीं मिला, और बाकी चीज़ें फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं एक लाइन आपको इब्तिदा में बताना चाहता हूँ कि जी, आज से 9 महीने पहले एक नैरेटिव बनाया जाता था कि खैबर पख्तूनख्वा एक डिफॉल्ट सूबा है, डिफॉल्ट ज़दा सूबा है। अब आप वो देख रहे होंगे कि 9 महीने में वो नैरेटिव गायब हो गया और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वरना तो कहते थे कि जी ये डिफॉल्ट है सूबा। तो और लोग कहते थे ये तनख्वाहें आप कैसे देंगे, ये सेहत कार्ड आपने खोल दिए, ये कहाँ से पूरा करेंगे, आप कैसे तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये मीडिया से जो है बिल्कुल ये चीज गायब हो गई है। सही। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने, जो पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, और ये वजीर खजाना के अल्फाज हैं, जो वफाकी वजीर खजाना जो नून लीग से है या पता नहीं कहीं और से हैं, उनके अल्फाज हैं, ये IMF के अल्फाज हैं कि 9 महीने में माशी कारकर्दगी जो खैबर पख्तूनख्वा ने दिखाई है उसका अशर पंजाब नहीं दिखा सका। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब मैं आया था तो हमारे खजाने में तनख्वाहें निकालने के बाद 20 से 25 अरब रुपए बच जाते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। इस 9 माह में मैंने 30 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए दिए। 20 अरब रुपए की तारीख में पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा ने नकद गंदम खरीदी। सिंध और पंजाब बैंकों से उधार लेता है, फिर गंदम खरीदता है। 40 अरब रुपए मैंने पेंशन और ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा के जो मालियाती पोजीशन है 150 अरब से ऊपर और 200 अरब से नीचे। ठीक है। तो ये जिसकी वजह से अब उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये घबराते हैं ये बात करते हुए, क्योंकि जब इनकी बारी आएगी बात करने की तो फिर इनकी टांगे कांप जाएंगी। फिर दूसरी मिसाल ले लें, इंशाल्लाह ताला पहली तारीख आ जाएगी तो 6 महीने के भी आपके पास कारकर्दगी आ जाएगी। 3 महीने की पहले साल की जो है खैबर पख्तूनख्वा को सरप्लस का टारगेट दिया गया था 45 अरब रुपए IMF से, और हमने 103 अरब रुपए किया। और अगर FBR का टैक्स कलेक्ट कम ना होता तो वो 120 अरब होता। पंजाब जिसके सारे गुण गाते रहते हैं, मुझे नहीं पता आप गाते नहीं गाते, लेकिन जहां पे इश्तिहार है वहां पे बोझ तो आ ही जाता है थोड़ा सा। तो वो जो है उनका 150 अरब रुपए का सरप्लस का टारगेट था, 160 अरब खसारा किया। तो ये है उनकी कारकर्दगी। पिछले दिनों तो खबरें आ रही थी शायद वो भी पूरा कर लिया उन्होंने, कि आगे वो पीछे से कुछ हिसाब किताब जमा तफरीक करके वो जो है उन्होंने एक इंजीनियरिंग करके जो है अब वो खसारे को खत्म करके 40 अरब सरप्लस कर दिया। भाई असल तो सरप्लस टारगेट चलो उसको भी मान ले 150 अरब का था, वो कहाँ गया? ठीक हो गया। अब आ जाए तरक्याती मैं जरा तरक्याती से पहले मुजम्मिल साहब एक चीज पूछना चाहूंगा सरप्लस के वाले से। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, आपको याद है कि एक जमाने में हम मिलके जो है कि तबसरे किया करते थे शौकत अजीज साहब के दौर में,
तो उनकी अच्छी खासी हम क्लास लेते जी थे जी कि जमा तफरीक में बड़े एक्सपर्ट हैं ये, कि इधर से उठाया उधर किया और हर चीज़ को ग्रोथ दिखा दी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि केपी के अंदर भी शायद जो है कि मुजम्मल साहब वो शौकत अजीज़ साहब का फार्मूला तो नहीं लगा रहे कि जनाब आप सरप्लस हर जगह पे दिखाते जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड फिर अब उसका सेकंड पार्ट जिसकी तरफ आप आ रहे हैं, डेवलपमेंट बजट के, आपने वहाँ कटौती करके इधर तो नहीं बचा लिया कहीं? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास जो तरक्याती अखराजात हैं, दो चीजें हैं ना। एक, हम्म। तरक्याती अखराजात आपने करने हैं कि आपने इधर पैसे दें और उधर फौरी तौर पे इस्तेमाल हो जाए, सही। ठीक है ना। अब जो मैंने 9 महीने में अब तक जो तरक्याती अखराजात की मद में जो है लगभग 140 से 150 अरब रुपए दे चुका हूं। ठीक है। और हालत ये है कि क्योंकि ये होते हैं हमारे तरक्याती अखराजात, वो वफाक की तरह पैसे बांटने वाले नहीं होते, हम्म। वहां पे जमीन पे काम करवाना होता है। सही। तो हम पीछे पड़ के, वजीर आला ने पिछले 15 दिन पहले भी मीटिंग के, आपके अकाउंटों में पैसे पड़े हुए हैं, आप इसको खर्च करें ताकि दूसरे दें हम आपको, ठीक है। आवाम को डिलीवरी दें। हम्म। तो एक आपको पता है ना, काम की स्पीड होती है, ठेकेदारी की स्पीड होती है, वो अपने हिसाब बिल्कुल। से चल रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें, तो हम्म। इस वक्त आज तरक्याती अखराजात की पोजीशन ये है कि हम जो पैसे रिलीज करते हैं वो ही उस स्पीड से खर्च नहीं हो रहे, हम इस हिसाब हम्म। से दे रहे हैं। और अभी इस महीने में भी मैंने 20 अरब रुपए जारी किए, अभी सही। ये 2-3 दिन पहले। और ठीक। फिर हमें अगले महीना आता है और तैयारी। अब दूसरी तरफ आ जाए, वफाक की तरफ आ जाए। अच्छा, ये अभी वफाक ने आपने 1400 अरब रुपए मैं तरक्याती सॉरी सॉरी अखराजात। मुजम्मल साहब, एक चीज़ मुझे बता दें, ये जो जुलाई से अब तक जो है कि रवां माली साल में केपी में कितना रिलीज हो चुका है डेवलपमेंट बजट, और वो लग चुका है उसको, या अभी वो तो चलो प्रोसेस में होगा, रिलीज कितना कर चुके हैं आप 5 महीने में? 5 या 6 दिसंबर का तो तकरीबन डेटा बाद में तकरीबन आएगा। जो है तकरीबन तकरीबन हम जो है 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। पहला जो हाफ होता है ना, हम्म। वो 25 to 30% ऑफ द रिलीज होता है। हम्म। सेकेंड हाफ होता है वो उसका फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर तेज होता है। अब मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था हम्म। कि वफाकी हुकूमत ने 1400 अरब रुपए बजट में ऐलान किया तरक्याती अखराजात का। हम्म। बजट पास होने तक उसको 1100 अरब कर दिया। हम्म। एहसन इकबाल साहब ने बीच में आवाज लगा दी कि जी हम 700 अरब भी नहीं कर सकेंगे, देंगे। हम्म। और अब जो है हालत ये है कि जो जमशुदा हमारा जो फाटा है इलाका, उसके तरक्याती अखराजात जो है वो वफाक अपने बजट में रखता है। हम्म। ये जो सितंबर से दिसंबर की केस जो हमें सितंबर में अक्टूबर में आ जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दी वफाक ने। हम्म। वो 8.5 अरब रुपए, वो भी सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से जो हमारे सरप्लस आए हैं हम उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो वफाकी हुकूमत जो एक वक्त बड़े दावे कर रही है कि मईशत हमने ये कर दी वो कर दी, उनकी हालत ये है कि वो अब जो तरक्याती अखराजात हैं उसको जारी नहीं कर रही। हम्म। उस आपने देखा होगा कि बिलावल भी तकरीरें कर रहे हैं, और बिलावल ने तो खैर अपनी हुकूमत में आने का फायदा भी बहुत ले लिया। वो सैलाब के अभी तक पैसे लिए जा रहे हैं, वहां पे कोई हाउसिंग बना रहे हैं उन्होंने, उसके बावजूद वो जो है वो कहते हैं हमें हक नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा। तो हम्म। पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये इनकी सूरत हाल है। हम्म। अब हमारी सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम तरक्याती अखराजात में हमारे पैसे एडवांस पड़े हुए हैं। सही। टैक्सेस हम टारगेट से अबव है, 45% हमने टैक्स ग्रोथ किए, हम्म। वफाक की 23% है। हम्म। सरप्लस मैंने आपको बता दिया। पोजीशन आपको ये बता दी कि जब हम आए थे तो हमारे पास कैश क्या था, आज क्या है। उसके बाद अब ये अच्छा, ये वो वाले पैसे नहीं है कि आप ढूंढने जाए मिले नहीं। स्टेट बैंक के अकाउंट 1 मेंटेन होता है, आप वहां जाएं पता करवा लें कि जी हम्म। खैबर पख्तूनख्वा का बैलेंस क्या है। तो ये हम्म। शौकत अजीज वाली बात भी आप ठीक जो हो है गया। अच्छा, वो मुझे एक चीज़ फिर और बताइएगा कि ये जो जमशुदा अजला हैं जिनको हम कबायली इलाके कहा करते थे एक ज़माने में, आपके बजट में एक जगह पे है कि जहाँ पे आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में गालबन 119 अरब का कोई आपने एस्टिमेट रखा था कि वहाँ पे डेवलपमेंट आप करेंगे, और कोई आपकी जो ग्रांट थी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से मतलब ये गालबन आपको वफाक से मिलनी थी 259 अरब। ऐसा ही करेक्ट है? तो अभी इसका स्टेटस क्या है इन दोनों जगहों पे? सर देखें, वफाक ने सबसे पहले जो है ना हरकत ये की, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है इस साल भी 25% तनख्वाहें बढ़ी। हम्म। ये जो कबायली अजला हैं, ये जम तो हो गए केपी में, लेकिन इसको फाइनेंशियली जम नहीं कर रही वफाक अभी तक। सही। ठीक है, इसमें हमारी हुकूमत का भी कसूर था, पीटीआई का। मैं क्यों गलत बात करूं ठीक है। कि उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया। ये भी काम साथ करते, एनएफसी को रिवाइज करते और जो पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर होता वो देते। ठीक अब है। वफाक इसका ना पूरा बजट जो है ना वफाक देती है। अब वफाक 2 हिस्सों में इसका बजट देती है।
एक हिस्सा होता है जो तनख्वाहें और गैर तनख्वाही अखराजात, करंट करंट एक्सपेंडिचर जिसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। जी। अच्छा, वो इस साल का हमारा जो है वो 104 अरब का, वफाक ने 66 अरब रुपए दिए हमें। ठीक और है। पिछले साल भी 66 अरब दिए। हम चीखे मार मार के थक गए कि भाई आप ही ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप ही के ये मुलाजिम है, एक तरीके से आप हम्म। इतना तो दें कि जितनी आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। नहीं बढ़ाया इन्होंने, एक पैसा हम्म। नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, नंबर हम्म। एक। फिर दूसरा जो है तरक्याती अखराजात, इन्होंने जो है 70 अरब रुपए रखे हैं पूरे साल के। और उसमें मैंने आपको अभी बता दिया कि पिछले 3 माह में पैसे ही नहीं जारी कर रहे। अब जो सही। जम के अखराजात हैं वो तमाम के तमाम वफाक से अलग आने हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बजट से नहीं है। अगर हम्म। आज एनएफसी हो जाए और पॉपुलेशन की बेस पे, तो हम्म। हमें जो इन्होंने इस साल 133 अरब रुपए दिए हैं तरक्याती इखराज करे, वो पूरे दे दें तो तब हम्म। होते हैं जाके। तो हमारा जो जम का जो शेयर बनता है वो 300 अरब से ऊपर का बनता है अगर एनएफसी हो जाए। और हम्म। इसमें जाहिर सी बात है पंजाब और सिंध का हिस्सा कटेगा, तो हम्म। वो उनकी चीखें निकलती हैं उसमें। तो वो उसको करते ही नहीं। अब आप देखें, जुल्म देखेंगे, 7 एनएफसी हुआ पहली दफा हम्म। 2010-11 में। हम्म। अभी तक आप 7 एनएफसी में बैठे हो, मुल्क की पॉपुलेशन चेंज हो गई है, सूबा जम हो गए, इलीगल आप एनएफसी कर रहे हो। और हम्म। ये 10वां एनएफसी शुरू हो चुका है, 10वां। इस पे और केपी ने इसकी पहली बकायदा कोई मीटिंग तहरीरी सूरत पे जो सीसीआई है हमारी या प्राइम मिनिस्टर हैं या सीसीआई सेक्रेटेरिएट को आप मुसलसल लिख रहे हैं या बस खामोश बैठे हैं? सर, मैं कोई 7-8 लेटर लिख चुका हूँ, सीएम साहब अलग लिख चुके हैं, पिछली हुकूमत मुझे नहीं पता कितने लिख चुकी होगी। हम्म। फिर ये सिंध वाले बार बार सीसीआई बुलाने का कहते हैं। 10वें एनएफसी की क्यों नहीं बात करते सही। ये बिलावल साहब क्यों नहीं बात करते 10वें एनएफसी के? क्योंकि उनको पता है उनका शेयर कट जाएगा, हम्म। उसकी बात नहीं करते। ऊपर में हुकूमत पे दबाव डाल के कि क्योंकि वो हुकूमत उनकी टूट जाएगी, तो बस ऊपर ऊपर से पैसे पकड़ते हैं। हम्म। देखिए, फेयर काम करें ना। 10वां एनएफसी 2021 से शुरू हुआ है, उसकी एक मीटिंग नहीं कॉल की अभी तक। हम्म। ये हुकूमत जब से आ चुकी हुई है, हर 3 महीने बाद सीसीआई सीसीआई की होता है। मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। एक मीटिंग नहीं कॉल कर रहे इसकी। हम्म। अब परसों जो है वजीर आजम हाउस में वो 1,000 अरब डॉलर की मईशत का प्लान जो है, मंगल वाले दिन वजीर आजम साहब जो है उसके कर्टन रेजिंग करेंगे। वही एहसान इकबाल वाले पुराने चूरन, पहले विजन 2010 था, फिर विजन 2025 जिसमें 100 अरब डॉलर में बरामदात लेके जा रहे थे वो। अब वो एक नया विजन 2035 या पता नहीं नया, फिर वही एक पुराने इनके काम, और जमीन पे कुछ नहीं, और खुद बैठ के कागजों में अंदर ना किसी मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं, ना थिंक टैंक को इन्वॉल्व करते हैं। वो इस तरह का कागज बना के जो है साल 2 साल 3 साल निकालते हैं। अच्छा, एक तो ये तीन सूरत हाल है तीन इनकी। और आपके बजट के 3 और कंपोनेंट हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो आपका रेवेन्यू साइड के ऊपर है, उसमें एक वॉर एंड टेरर का भी एक हेड है जिसमें आप गालबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 108 अरब रुपए। अच्छा, इसकी क्या इस वक्त पोजीशन है? क्योंकि केपी के ऊपर सबसे ज़्यादा एक तनकीद भी जो है कि इसी हवाले से भी होती है कि वहाँ शायद गवर्नेंस अच्छी नहीं है, फिजिकल भी, पोलिटिकली भी, और दहशतगर्दी बढ़ रही है। और ये जो 108 अरब, ये कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितने मिले हैं आपको? क्या खुद जनरेट करने थे आपने, ये वफाक ने देने थे आपको? नहीं नहीं, ये जो एनएफसी के शेयर में 1% एनएफसी का वॉर एंड टेरर में आता है, ये रेगुलर आता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। ये बात ये कि ये जब आपकी स्वात में जंग लगी थी, ये उस वक्त उसकी कॉम्पनसेशन थी जो रेगुलर आती थी। मांगी तो ज्यादा गई थी लेकिन कम मिली। अब इसी तरीके से जब जम हुआ था कबायली इलाके केपी में, तो उस वक्त ये कहा गया था कि 3% जो है इजाफी दिया जाएगा जमशुदा इलाकों को, 1,000 अरब, ताकि जो यहाँ पे महरूमी और जो जंग ज़दा इलाका था उसको डेवलप किया जाए। वो पैसे भी नहीं दिए जा रहे। और ये अब शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों कहा कि जी 500 अरब रुपए आए हैं अब तक वॉर एंड टेरर में, वो खर्च किधर हुए हैं? सिर्फ इस साल 140 अरब रुपए सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिए। 50 अरब रुपए मैंने आपको बता दिया कि जो तरक्याती जो जमशुदा इलाकों की तनख्वाहें और उसमें कम पैसे दिए, उसमें हम पैसे खर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे मुल्क की जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जो जंग है, जो इस वक्त वो जो एक वॉल बनी हुई है, वो केपी बनी हुई है। और उसके बाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वक्त पे पैसे नहीं दे रहे। आज मैं तो ये कहता हूं कि जी आप एक काम करें, 10वां एनएफसी कर लें, और 10वां एनएफसी करने के बाद जो 3% इजाफी आपने कहा था उसका दे देंगे। आप ये वॉर एंड टेरर के पैसे छोड़ दें, 10वां एनएफसी कर ले। हमें तो इससे 200, 250, 300 अरब रुपए ज्यादा आते हैं। सही, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने शुरू में खुद बात कर दी नेट हाइडल प्रॉफिट। मैं उसी तरफ आने लगा था। दो चीजें आपकी, जो ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी और आपका नेट हाइडल, ये भी गालबन कोई 150 अरब से ऊपर बनता है। 113 नेट हाइडल और 43 आपकी रॉयल्टी का एस्टिमेट था। सर पहले तो बात ये कि पहले बिजली, अब
आपका बिल कितना आता है? 60-65 रुपए 70 रुपए फी यूनिट आ रहा है ना बिजली का। जी हाँ। वफाक आपको बिजली बेच रही है 70 रुपए की, और केपी से खरीद रही है, जो हमें रॉयल्टी दे रही है उसमें ₹1.10। अच्छा। आप अंदाजा लगाएं, पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली 5.5 रुपए की हम बना के दे रहे हैं, और हमें इसमें दे रहे हैं ₹1.10। जो एजीएन काजी फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो खर्चा है और जितने की बेच रहे हैं बाकी पैसे आप दे दें जिस जगह से बिजली आ रही है। सही। उस हिसाब से हमारे 2017 तक 1500 अरब बनते हैं, 1500 अरब। फिर 2017 में बैठ के एक जरा सा मुआहिदा किया कि जी 1 साल के लिए हम आपको ₹1.10 देते हैं और इस मसले को आउट ऑफ बॉक्स कमेटी बना के हल करते हैं। वो आउट ऑफ बॉक्स कमेटी 8 साल से बैठी हुई है, उसका कोई हल नहीं दे रहे। अच्छा, ये ₹1.10 भी बर वक्त अदा नहीं हो रहे। सही। हमारे जो है वो भी जमा करते करते 150 अरब रुपए हो गए। उसको भी कभी 1 अरब दे देते हैं, कभी 2 अरब दे देते हैं, कभी 2.5 अरब दे देते हैं। वो भी जो है पैसे बर वक्त नहीं दे रहे, और उधर आईपीपीस को साल का 2000 अरब कैपेसिटी पेमेंट भरते हैं, और हमें जो है 400 अरब। जो अगर आज केपी की डैम से बिजली बंद हो जाए तो पाकिस्तान में 150 रुपए की भी बिजली ना मिले लोगों को, उस पे ये जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आज वाहिद सूबा है केपी जो पन बिजली घर बना रहा है, धड़ाधड़ 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त। केपी हुकूमत केपी अपने वसाइल से कर रही है। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन खुद लगाएंगे, हम सनतों को बिजली खुद देंगे, और पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली जो पाकिस्तान का रेट है उसकी आधी कीमत पे देंगे। उस पर हमने अभी रोड शोज भी किए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में, और हमें इतना बड़ा फीडबैक आया कि आपकी सोच है। तो ये तो है बिजली की सूरत है। अब आप ऑयल एंड गैस की बात कर लें, पाकिस्तान का मजमूई तौर पे 42%, वैसे तो पाकिस्तान की जरूरत का 80% हम तेल दरामद करते हैं, जो 20% पैदा होता है उसका भी 42% केपी पैदा कर रहा है, 13% गैस हम पैदा कर रहे हैं। आगे जो जो सर्वेज आ रहे हैं कह रहे हैं कि मुल्क की जितनी डिस्कवरीज हैं ऑयल एंड गैस की वो ज्यादा केपी की तरफ है। आप जो है उसमें रॉयल्टीज को फंसा के बैठे हुए हैं। आपने हुकूमत की कंपनियों ने केपी पे और हुकूमत ने खुद पे केस कर लिए हुए। ओजीडीसी पीपीएल ने रॉयल्टी रोकने के, विंडफॉल प्रॉफिट रोकने के लिए वफाक और सूबे पे केस किया हुआ है, जिसमें तकरीबन आज की तारीख में 80 अरब रुपए हमारी फंसे हुए, 80 अरब रुपए वफाक के फंसे हुए। वफाक ने अपनी हुकूमत अपनी कंपनियों से हम पे केस कराए हुए। तो ये सूरत हाल है कि किसी तरीके से यहाँ पैसे ना आए, और तमाम वसाइल, हमारा पानी एक्स्ट्रा जो है हमें 8 मिलियन एकड़ फीट मिलता है, हम 5 मुश्किल से इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि हमें जो है वो लिफ्ट कनाल नहीं बना के दे रहे। वफाक जो है 1970 से वो प्रोजेक्ट लेके चल रही है, अभी तक एक ईंट नहीं लगाई उसमें, हर साल उसपे टोकन मनी रख देती है। और बात आती है पंजाब और सिंध की तो मुज़म्मिल साहब, आखिरी एक चीज मुझे बताइएगा, पानी के नीचे चढ़ा जाता है तो इसलिए वो उसको लास्ट मिनट है, आखिरी चीज एक मुझे बताएं कि जो अमन अमान के हवाले से पुलिस या इस किस्म की जो सारे एक्सपेंडिचर हैं वो इस साल आपके कितने हैं, और पिछले साल की निस्बत क्या मजीद कोई अपग्रेडेशन क्या कुछ किया आपने? देखें, इस साल हमने 140 अरब रुपए रखे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने फंड्स अलग देना शुरू कर दिए हैं। 7 अरब रुपए हमने एमिनेशन और जो इक्विपमेंट्स के लिए जारी किए हैं। इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि केपी हुकूमत ने जो शोधा हुए पाक फौज के, उनके लिए जो है 20-20 लाख रुपए जो है जवानों के लिए और 30 लाख रुपए अफसरों के लिए वो जारी कर दिए। और जो इसके अलावा अब जो कुरम वाला मामला आ रहा है उस पे जितने भी अखराजात हैं वो नए उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बन रही हैं, वहाँ पे बंकर्स बनाने हैं, सिक्योरिटी, वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐड होनी है। इसके अलावा हमारे जो साउथ इलाके में वहाँ पे जो है पुलिस के बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। एक मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में। पूरे पेशावर को हम जो है सेफ सिटी के लिए हमने 2 अरब रुपए जारी कर दिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो खुद ब खुद आपकी सिक्योरिटी बेहतर होती है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत एपेक्स कमेटी में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एक प्लान बना रही है जिसमें जो है ये लॉ एंड ऑर्डर, माशी, किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। मुझे सिर्फ एक चीज का 1 मिनट लूंगा आपका, मुझे बताएं कि जब बलूचिस्तान में जो है क्रैकर भी फट जाता है वजीर आजम उठ के वहां चले जाते हैं। जब से वजीर आजम बने खैबर पख्तूनख्वा में इतनी कैजुअलिटी हुई है, एक दफा भी आए वहां पे जाके फंड वो डरते हैं, वो कहते हैं कि गंडापुर साहब खुद आ जाते हैं पूरे जलसा जुलूस लेके इस्लामाबाद, तो मुझे क्या जरूरत है जाने की। तो बस देख लेना, इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। तो वो जो है उस पे सियासत उन्होंने इल्जाम लगा दिया पिछले दिनों, यहाँ पे सीटीडी नहीं है। सीटीडी 2014 से काम कर
और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फाल सीटीटी है। तो अब बात यह है कि आप जो है सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की वजह से यहाँ के आपने फंड्स रोक के रखे हुए हैं, बेजा तनकीद। कुरम का मामला आपको भी पता है, ये दो रीजनल कम्युनिटी का मामला और ये 400 साल पुराना मामला चल रहा है। सही ये है। आज का नहीं, उस पर सियासत करते हैं बैठ के, कभी पंजाब वाले कभी ये वाले। एक हेलीकॉप्टर में 4 कार्टन भेज दीजिए, दवाइयां भेजी आपने, भेजे ना, दे सूबाई हुकूमत को हवाले करें, कोई दे कोई 5-10 अरब रुपए, तो मजा भी आए। चले ये हवाई बातें कर करके जो चले है ये टाइम पास करते हैं। हम तो प्रोग्राम कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच मुजम्मल असलम साहब आप देने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की कुछ सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल क्या है, और जो बात की जाती है कि वहाँ पे गवर्नेंस का या माशी अदम इस्तेहकाम या माशी बदहाली के हवाले से तो केपी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है वो आपसे हमने शेयर किया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो इस वक्त जो मज़ीद कुछ आइनी और कुछ कानूनी मामला इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उससे बातचीत जारी रखेंगे। बहुत हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे और कुछ इस वक्त जो पाकिस्तान में आइनी और कानूनी मामलात हैं जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात करेंगे। एक तो मदारस बिल का जो मसला था जिस पे JUI ने बड़ा पूरे मुल्क में हंगामा भी किया, और एक ख्याल किया जा रहा था कि शायद एक बार फिर सियासी जमात या मजहबी जमात जो है कि वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ें, यहाँ पे कोई धरना हो या लॉन्ग मार्च हो। लेकिन सदर मुमलिकत ने बिल पे भी दस्तखत कर दिया और फिर तरमीमी आर्डीनेंस भी जारी कर दिया, और जिस पे पहले भी बात की जा रही थी कि अगर तनाज़े को हल करना है, कुछ कानून बदलने की ज़रूरत है तो इसको तरमीम के ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन एक जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके तहत जो चीज़ कानून बन चुकी है उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए या उसकी आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए। ये एक मामला कि हम क्यों अपनी गलतियों कोताहियों को बर वक्त ठीक नहीं करते, और उससे पाकिस्तान में जो पहले ही पॉलिटिकली एक हिजान की कैफियत है उसके अंदर इजाफा होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, एक हमें ये ट्रेंड नज़र आता है एक कुछ अरसे से, बल्कि कह सकते हैं कि अब हमेशा से ही, कि हमें जो फैसले पसंद होते हैं हम उनको फौरी तौर के ऊपर अमल कर लेते हैं, जो पसंद नहीं होते वो चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमतें हों, वो हमेशा अदलिया को, जजेस को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, और सम टाइम जो है कि वो अदालतों के ऊपर हमले भी हो जाते हैं। इन रवैयों को कैसे ठीक किया जा सकता है, और कुछ मामला जो है कि वो फौजी अदालतों का और जो मुमकिन तौर के ऊपर जो आलमी प्रेशर और GSP+ हमारा स्टेटस है उसके ऊपर मुतासर हो सकता है। तो ये 2-3 इश्यूज़ होंगे, हम बात करेंगे। हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमारे साथ स्टूडियो में है और खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ ही स्टूडियो में है। दोनों कानून के शोबे से वाबस्ता है और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाफिज़ साहब, मैं ये स्टार्ट आपसे ही कर लेता हूँ कि यही मामला जो है सदर साहब 1 महीना 1.5 महीना पहले भी कर सकते थे, हुकूमत पहले भी कर सकती थी, कि ये क्या ज़रूरी होता है कि मैं वो पंजाबी वाला तो नहीं कहना चाहता जो प्याज भी खाइए वो भी खाइए, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है कि हर बार जो है कि हम एक हा करके और फिर कहें जी हमने वो बड़े क्राइसिस से बच गए। हम क्राइसिस पैदा क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कि हम सेल्फ जनरेटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ऊपर एक डिबेट होती है, डिबेट कंट्रोवर्सी के अंदर चली जाती है, और कंट्रोवर्सी के बाद जो है फिर हम काम सिचुएशंस की तरफ चले जाते हैं। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए कि जब 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई तो उस दिन ये सारे 7 जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे ये सेनेट्स में भी गए और उसके बाद आपकी नेशनल असम्बली के अंदर भी गए। नेशनल असम्बली से ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चली गई, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगले दिन जो है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसको तो साइन कर दिया, लेकिन ये वाला जो मैटर था जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के नीचे था, इसको उन्होंने नहीं कहा, और एक टेक्निकल ग्राउंड के उन्होंने स्पीकर को भिजवाया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने उसको ठीक किया और ठीक करके वापस भेजा। अब ये है कि आर्टिकल 75 के अंदर अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 10 दिन के अंदर जो है उस बिल को रिटर्न नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का लॉ बन जाता है, और अगर वो रिटर्न करता है तो उसके अंदर उसको फिर वो चीज़ें रीजंस देनी चाहिए, और वो रीजंस के बाद आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसके बाद फिर आपका एक जॉइंट सेशन आएगा, और उस जॉइंट सेशन के अंदर ईदर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, या जो जॉइंट सेशन की जो हाजिर मेंबरशिप जो है उसकी मेजॉरिटी अगर कहती है कि नहीं जो हमने लॉ पास किया है तो वो ठीक, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान का लॉ बन जाता है। अब ये है कि आपने एक एलाइड पार्टी है JUI है, आपने उसको एंगेज किया, और इशू भी कोई नहीं है इसमें खालिद भाई, कि ये है कि मदारस की आप 2014 से कहते रहे हैं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब मदारस जो हैं वो आपके साथ आए हैं कि जी हम रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, और ये जो अमेंडमेंट आई थी इसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी।
एक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन थी, दूसरा इसके अंदर बैंक अकाउंट्स का डिस्क्लोजर था, तीसरा इसके अंदर ये था कि हम इसके अंदर फ़िरकावारियत जो है या उसके बाद आपका एंटी स्टेट जो है वो यहाँ पे एजुकेशन नहीं आएगी। और फाइनली इसके अंदर ये कहा गया था कि हम अपने जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन को भी लेके आएंगे ताकि ये जब बाहर निकलें इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है तो वो इन्हें प्रॉब्लम कोई ना आए। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी थी, ना इसका कोई फेटफ से ताल्लुक था, ना IMF से ताल्लुक था, सारे फ्रीकैन इसके ऊपर मुत्तफिक भी थे। इसमें देखें ना कि आप देखें कि ये बिल जो थे वो आपके लॉ मिनिस्टर ने पास किए हैं, इसको पीपल्स पार्टी ने वोट किया है, इसको MKM ने वोट दिया है, या उसके बाद दूसरी जो अलाइड पार्टीज है उन्होंने वोट दिया है, JUI ने उसके अंदर कहा है। और अगर आपको कोई इशू था और उस इशू के अंदर ये है कि मैक्सिमम ये है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे हुए हैं जो उनके बकौल तकरीबन 18,000 के करीब हैं, और दूसरे जो हैं वो सोसाइटीज़ एक्ट है जो 3-4 साल से सिलसिला चल रहा है, तो अगर रजिस्ट्रेशन ही है, अगर वो उधर कोई रजिस्टर्ड होता है या उधर कोई रजिस्टर्ड होता है तो मामला तो रजिस्ट्रेशन का है और उन चीज़ों को आपने मेन स्ट्रीम के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी एक अच्छा फैसला जो है वो दुरुस्त आया, मेरा फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं, वो बिल भी आ गया है, जो मौलाना साहब की बात थी और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है वो भी खत्म हो गई है। और दूसरा जो ऑर्डिनेंस की तरफ आया है उसके अंदर ठीक है, चॉइस है, आप इधर जाएं या इधर जाएं। मसला ये है कि आपको जो स्टेट लॉज के अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उस अम्ब्रेला के नीचे आके जो है जो पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ द लैंड है या पाकिस्तान के अंदर वो सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये लगे कि मदारिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तालीम जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उनसे जो बच्चे तालीम हासिल करके निकलते हैं वो पाकिस्तान का एक मुफीद शहरी बन सकते हैं। चौधरी साहब, ये आपकी तरफ भी आता हूँ, ये इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उसकी बिल्कुल मुशाबत रखती थी। जो डॉक्टर अलवी साहब जब सदर थे और वो मिलिट्री एक्ट और वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ तरमीम हुई थी और उस वक्त भी इसी तरह टाइम बार ख़त्म हुआ और बाद में सदर साहब ने ट्वीट कर दिया कि जनाब मैंने तो इसको वापस भेजा था लेकिन मेरे स्टाफ ने जो है कि बदयांती कर दी है, क्या हुआ, लेकिन उस वक्त फौरी तौर के ऊपर हो गया था और अभी ये सारे मामलात हुए। आप ये समझते हैं कि ये हम हर मौके के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के साथ सियासत करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। उस नुक्ते से ज़रा आगे बढ़ते हुए तो अभी जो मुज़ाकरात का अमल भी चल रहा है दोनों फ़रीक़ैन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें भी हमें ये छेड़छाड़ नज़र आ रही है कि दोनों तरफ संजीदगी भी है कि मसले को हल करना है और दोनों तरफ से बाज़ औक़ात ऐसे बयान भी आ जाते हैं और हुकूमत में भी बाज़ ज़िम्मेदार वज़रा, इसी तरह से अपोजिशन में भी बाज़ लोग ऐसे बयान दे देते हैं जिससे लगता है कि कुछ अनासर ऐसे भी हैं कि इसको मंतकी अंजाम की तरफ लेके नहीं जाना चाहते कि पहले अच्छा कोई मसला खड़ा करिए फिर कहिए ऐसी जनाब बड़ा तीर मार लिया, हल कर लिया। तो ये आपको फील होता है ऐसे? तो इससे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कानून बनाने का एक मैकेनिज़्म है वो पार्लिमान के ज़रिए, और पार्लिमान आती है अवाम के वोट के ज़रिए, अवाम की राय के ज़रिए, अवाम के इंतखाब के ज़रिए। लेकिन ये जो मौजूदा पार्लिमान है, 8 फरवरी को जो अवाम ने फ़ैसला दिया उस फैसले को तस्लीम करने के बजाय एक मसनूई पार्लिमानी मेंबरान यहाँ इंस्टॉल किए गए और उनके ज़रिए जो कानून साजी की गई उसके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं। और जिस तरह ये कानून साजी का सारा प्रोसीजर किया गया, 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह पास की गई, अब देखें जब भी कोई कानून बनाना होता है बेसिकली कानून बनाने का मकसद अवाम की वेलफेयर के लिए होता है, अवाम की फलाह के लिए होता है। लेकिन जब इस तरह पार्लिमान इंस्टॉल कर दी जाए अपनी मनपसंद के लिए, उसमें अवाम की मैंडेट के अंदर रद्द-बदल करके इंस्टॉल की जाए तो वो फिर अवाम की जो ख्वाहिशात है उसको सामने नहीं रखते, उनके सामने फिर अपने कुछ एजेंडे होते हैं जिसकी बुनियाद पर फिर जो कानून साजी की जाती है उसके ऊपर अवाम का एतमाद भी नहीं होता और फिर वो उसका रिजल्ट यही होता है आखिर में जाके वो अवाम के एतमाद से महरूम होती हैं और फिर जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, इख्तलाफ राय क्रिएट होता है और फिर कवानीन को तब्दील करना पड़ता है। जब अवाम के एतमाद की पार्लिमान हो, अवाम के मैंडेट की पार्लिमान हो तो फिर वो कवानीन वापस नहीं होते। इससे पहले भी हम अगर देखें जहाँ दुनिया के अंदर पार्लिमान अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कानून साजी करती हैं तो वो कवानीन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसके आपको उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। जब अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक पार्लिमान उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून साजी करती है तो फिर कोई कंट्रोवर्सी कहीं भी क्रिएट नहीं होती है। देखिए, ख्वाहिशात के साथ साथ एक आइन भी है ना, आइन को भी फॉलो करना पड़ता है और वो जब चीज़ें प्रोसेस ड्यू मुकम्मल नहीं हो रहा होता उससे भी तो मसाइल पैदा होते हैं। और अब ख्वाहिश पे देखें, क्योंकि मैं इसको अगले नुक्ते के साथ जोड़ने लगा हूँ, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी है कि वो भी कुछ की ख्वाहिश है कि अमल फौरी होना चाहिए, कुछ की ख्वाहिश है कि नहीं
ये अमल नहीं होना चाहिए और वो अमल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक फ़ैसला 2 वज़ारतों के बाद भी नहीं हो रहा और अभी वो नज़रसानी जो है वो भी नहीं लग रही, तो मामला लटका हुआ है कहीं कहीं दरमियान में। तो वो चीज़ें जो है कि ख्वाहिश एक तरफ, आइन भी तो है ना दूसरी चीज़, आइन और कानून। दो ख्वाहिशात हैं इस वक्त पैरेलल है। एक है अवाम की ख्वाहिश है, एक चंद लोगों की ख्वाहिश है। अब होना वो चाहिए कि जो अवाम की ख्वाहिश है, लेकिन हो वो रहा है जो चंद लोगों की ख्वाहिश है। अगर चंद लोगों की ख्वाहिश पे चला जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, क्योंकि मुल्क चलते हैं अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक। अगर मुल्क चलाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो उसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं। दुनिया में जहां भी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक चला गया, वहां रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मेरे ख्याल है कि हम ये इसको अगर रीफ्रेज करूँ, मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ कि अवाम की ख्वाहिश इस हद तक तो हतमी होती है कि जब वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं वोट का, कि उसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं वो तमाम नुमाइंदे जो अवाम के नुमाइंदे हैं, वो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कानून और आइन जो है वो ज़्यादा अहम हो जाता है कि आपने आइन को फॉलो करना है और आइन के अंदर रहते हुए अगर कवानीन बनाने हैं और फिर उसको आपने फॉलो करना है। वो हमें शायद जो है उसमें कुछ बातें नज़र आ रही हैं। खालिद साहब, एक तो ये है कि जो पहला आपने पॉइंट उठाया था प्रेसिडेंट अलवी साहब का, और उनका एक ट्वीट भी आया था, उसको फिर उन्हीं के जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि प्रेसिडेंट साहब जो आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, फाइल्स आप ही के पास पड़ी हुई हैं, और चूंकि जब टाइम लैप्स कर जाता है 10 दिन और प्रेसिडेंट भिजवाता नहीं है, तो वो आपका लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जनरेट की गई। हालांकि वो चीज़ें जो थी वो प्रेसिडेंट के इल्म में भी थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी, आपको याद होगा कि आउट गोइंग पार्लियामेंट जा रही थी और उसके बाद अगर उसको रिटर्न करते तो फिर अगली जो पार्लियामेंट थी उस पर जाना था। तो प्रेसिडेंट साहब हर चीज़ को वो दस्तखत खुद करते थे, पिक्चर्स भी लेते थे, भिजवाते भी थे, लंबे लंबे नोट्स भी आते थे। और इस केस के अंदर जो है वो उस पर बैठे रहना, और बैठ के आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों के अंदर जो था वो आपके सामने एक साइफर की FIR दर्ज हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिस्पांस उस दौर के प्रेसिडेंट ने किया था, केस के साथ शायद जुड़ा हुआ था। तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक लेके तो फिर वो जो हमारे खसूस नशिस्तों का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है और उस पर अमल ना होने की वजह से भी बेशुमार इस वक्त निज़ाम के अंदर भी खराबियाँ और बातें नज़र आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके बाद वजारतें भी आईं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमारे साथ हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, बात मैंने आपकी काटी थी ब्रेक से पहले और इस नुक्ते की तरफ आ रहे थे, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि चौधरी साहब की पार्टी बराह रास्त उससे मुतासर हो रही है और इनको बड़े गिले शिकवे भी हैं, और KP के अंदर असम्बली अभी तक उसका मामला मुकम्मल नहीं, सेनेट का इलेक्शन वहाँ पे रुका हुआ है। तो ज़रा इनका नुक्ता नज़र ले लें, तो फिर अगर आपसे इजाज़त अगर आपकी हो तो जो साहब, ये मखसूस चीज़ों के मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि अच्छा जी जो हमें अच्छी चीज़ लगती है ठीक है हम फौरी अमल कर देते हैं, कि अभी मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा नहीं होता तो वो लाहौर में भी अमल हो जाता है। दूसरी तरफ जो है कि मामला अगर ना करना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ जाएं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, नज़रसानी हमने की हुई है, वो आ जाए तो फिर देखेंगे। देखें, बुनियादी तौर पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी की गई और बेतौकीरी की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह उसके फैसलों को ना मान के, अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की स्टेट का निज़ाम चलाया जाता है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उसकी ताबीर और तशरीह करने का मुकम्मल अख्तियार है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा ये अख्तियार किसी बाकी अदारे के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी के अंदर जो पाकिस्तान के जो यूनिट्स हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, किसी का हक है या बुनियादी हक है, तो उसके मुताबिक उसने फैसला देना होता है और फिर रियासत को, रियासती अदारों को उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो आप इंतशार की तरफ और एक फसाद की तरफ रियासत को लेके चले जाते हैं, और यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसका सबसे अहम फोरम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है पार्लिमानी फोरम, उसके मुतालिक जो दिया गया फैसला है और उससे जो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के यूनिट मुतासर हो रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है। अब इसकी वजह से मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने की वजह से
जो वफाक के अंदर जो फेडरेशन की जो अलामत है सेनेट, वो इस वक्त नामुकम्मल है। अब उसके अंदर एक सूबे की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है। अब उसकी नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी के अंदर आइनी तरमीम पास कर ली गई, बहुत सारे कवानीन पास कर लिए गए जो बराह रास्त KPK सूबा को भी अफेक्ट कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो अवाम का जो एक मैंडेट था जो आइन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, ये बुनियादी तौर पे उसकी तौहीन की जा रही है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। देखें, अवाम ने वोट देके एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कायम की, उस असम्बली ने एक आइन कायम किया, आइन बनाया, उस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया ताकि अख्तियारात का तवाज़न बरकरार रहे। उसने फैसलों का, उसने आइन की रोशनी के अंदर फैसला करना है। अब ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर अमल दरामद न किया जाए, लेकिन जो सियासी ख्वाहिशात हैं कुछ लोगों के, जो उनके अज़ाइम हैं, अब ये नशिस्तें जो है ये उनकी रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट आती हैं। अगर KPK की जो नुमाइंदगी है वो मुकम्मल हो जाती है फेडरेशन के हाउस के अंदर, तो फिर बहुत सारी चीजें जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी इसके अंदर एक रुकावट कायम हो जाएगी। एक चीज़ बड़ी अहम जो है हाफिज साहब, उसमें ये तो फैसला नज़रसानी की दरख्वास्त गई हुई है। बुनियादी नुकता वही था कि अच्छा जो मांगा नहीं वो भी दे दिया, लेकिन जो एक सवाल बड़ा ये अहम पैदा होता है कानूनी के, आप नज़रसानी के लिए जाते हैं और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इतना अरसा हो गया, आप ये बताएं हमारे फैसले पे अमल आपने क्या किया और हम नज़रसानी आप कैसे करें, कुछ आपने किया या नहीं किया, हो गया कुछ भी नहीं किया जी हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, तो कहेंगे आपने हमारे अमल नहीं करके शायद तौहीन कर दी है। ये नुकता भी उठ सकता है इसके ऊपर, या जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया ठीक है वो? देखें खालिद साहब, इसको अगर आप फैक्चुअली लेके चलेंगे तो फिर हम इस कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। 21 फरवरी को जो सुन्नी काउंसिल है, इत्तेहाद काउंसिल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाती है कि हमें ये सीट दे दी जाएँ आर्टिकल 51 और 106 के नीचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका मार्च के अंदर फैसला करता है 1 को कि ये आप इंटाइटल नहीं है, और साथ वो दूसरों को दे देता है, जो मैं समझता हूँ कि दूसरों को देना जो है वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अगर इन पे आर्टिकल 51 और 106 अप्लाई नहीं होता तो दूसरों पे किस तरह हो सकता है जो प्रोपोर्शंस की बुनियाद पे हैं। उसके बाद मामला पेशावर हाई कोर्ट में जाता है और 28 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक फ़ैसला आता है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे मैटर को ठीक करते हैं। अब मामला आ जाता है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 माह तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो पेंडिंग रहता है। मई के अंदर जो है वो उसके ऊपर एक लीव ग्रांटिंग ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो पसे पुश चला जाता है और फिर उसके बाद जो है वो छुट्टियां और हेयरिंग और वो स्टार्ट उसके अंदर। 12 जुलाई को जब जजमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट देती है तो बजाते खुद कभी भी खालिद भाई आप भी रिपोर्टिंग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन बिल्ट कभी भी रिव्यू का नहीं कहती, वो फैसला कर देती है। अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो आप रिव्यू के अंदर आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए आएँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अब इस दौरान ये है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि जनाब ये प्रॉब्लम्स है, आप हमें बताएं। ना सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रहती है और उसके बाद जो है जो आपका ये 8 मेंबर्स बेंच है उस दौरान जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक 8 अगस्त को अमेंडमेंट्स कर देती है और उसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो 2017 तक देती है। अब अगस्त भी गुजर जाता है, उसके बाद जब सितंबर के अंदर जो है आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वाला मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बगैर सुने हुए जो है वो एक फैसला कर देती है कि जी आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये देखें कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह मुमकिन है कि आपने एक फरीक को कहा है कि आप हमारे पास आ सकते हैं और बगैर सुने फैसला कर दें। उसके बाद जब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का आपका अक्टूबर के अंदर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो लेजिस्लेशन भी ठीक नहीं है। अब मैं समझता ये हूं कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अप्रैल के अंदर ही जब इनके पास मामला आया था, इनको इस केस को सुन के फैसला करके ये जो शॉर्ट ऑर्डर है इसने खालिद साहब इस मुल्क के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को जनरेट करते हैं कि आपने 4 लाइनों का या 10 लाइनों का या 2 सफ़े का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद आपने कहा जी कि हम इसकी डिटेल रीजनिंग दे, और डिटेल रीजनिंग जो है इस मुल्क के अंदर एक साल नहीं आई। आप जो पंजाब के इलेक्शन से आप देखें कितनी देर बाद उसकी रीजनिंग आई है, उस चीज के अंदर आया और अब जाके उसका रिव्यू हो रहा है। अब जाके मैं इसके अंदर ये समझता हूं एक चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं, 2 मिनट रह गए, अगर वेरी क्विकली दोनों साहबान आप कर लें, क्योंकि ये हमें खबर आ रही थी चौधरी साहब के जी कि फौजी अदालतों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी हतमी फैसला होना है
उससे पहले अगर आप पेशावर हाई कोर्ट में चले जाए तो वो भी कहेंगे तो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ कैसे हम फैसला कर लें इस पर। देखें, अभी ये जो अपील होगी वो बुनियादी तौर पे तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वो तो आईनी हैसियत तयन करने का कि मिलिट्री कोर्ट की आईनी हैसियत क्या है या उनके फैसलों की हैसियत क्या होगी, लेकिन जो सजाएं सुना दी गई क्योंकि उसके अपील का एक टाइम फ्रेम होता है तो उसको, ताकि वो बाद में लैप्स ना हो, तो ये एक उसके लिए स्टेप लिया जा रहा है। वो होगा। अच्छा हाफिज, इसमें एक दो सवाल टेक्निकल पैदा होते हैं। कुछ लोग गुजरांवाला के हैं, कुछ फैसलाबाद के हैं, कुछ मुल्तान के हैं, कुछ पिंडी के हैं, लाहौर के हैं, मर्दान के हैं, पेशावर फ़र्ज़ किया। जो केपी के हैं वो पेशावर कर सकते हैं, जो पंजाब के हैं वो पंजाब में कर सकते हैं, या सारे पेशावर जा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर इन सब का दोबारा सर ATC में केस चलेगा या ये सारे के सारे फारिग ही हो अच्छा गए? खालिद साहब, इसके अंदर ये है कि जहाँ जहाँ के ऊपर टेरिटोरियल कस्टडी जो है जिन मिलिट्री कोर्ट जो एंटी टेररिज्म कोर्ट से ली गई है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जुरिस्डिक्शन बनती जाएगी। मतलब अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट की लाहौर से जुरिस्डिक्शन ली गई है, यानी कि कस्टडी आर्मी ने आर्मी एक्ट के नीचे ली थी, उनकी एपलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट है। अगर पिंडी के अंदर आया तो वो भी आपका हाई कोर्ट आएगा, और अगर आपने पेशावर के अंदर जाके लिया है या वो आपकी मिलिट्री कस्टडी के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट से जिनसे कस्टडी ली गई है वो आपका पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो खालिद साहब ने कहा है वो ये है कि पहला तो ये है कि अभी आर्मी चीफ जो है या फेडरल गवर्नमेंट इन सेंटेंसेस को कंफर्म करेगी। जितनी देर कंफर्म नहीं होती आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने चैलेंज करना है तो 133B के अंदर आपका एक इंटरनल अपील का प्रोसेस है, आपने उसको फॉलो करना है। और फिर भी अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर जब आप मेरिट्स पे तो जा सकते हैं, लेकिन जो आपका ग्राउंड है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये जो अनाउंसमेंट आपने सेंटेंसेस की है ये सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो लिहाजा इनका हाई कोर्ट के अंदर विदाउट कंफर्मेशन या एपलेट अथॉरिटी को ज्वाइन किए बगैर या सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इनकी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर साहब आपका, खालिद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।